चलिए तो स्टार्ट करेंगे हमारे वीडियो का पार्ट 2। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़े थे 3 टॉपिक्स, अब हम पढ़ने वाले आगे के 3 टॉपिक्स, जहां पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बेसिक लिमिटेशंस क्या होती है, मतलब ऐसी जगह जहां पे अकाउंट्स या अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग हमारे कुछ काम आता नहीं है। देखो, हमेशा से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमने देखा ही है। एवरी पर्टिकुलर कॉइन हैज टू साइड्स, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। अकाउंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स इन अकाउंट्स व्हिच आर नॉट गुड इनफ, जो इतनी अच्छी होती नहीं है। तो अब हम देखने वाले कि अकाउंट्स कहाँ कहाँ पे फेल हो जाता है। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स कभी भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता नहीं है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, उन ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स रिकॉर्ड करता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन, इसका मतलब ये वाले ट्रांजैक्शन। देखो, ट्रांजैक्शन उधार में हो तो भी मनी तो इन्वॉल्व है ही ना, भले पेमेंट बाद में करना है, पेमेंट तो देना है, तो मनी इन्वॉल्व है। ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे मनी का डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं इसके बर्थडे पार्टी में गया, इसने बोला सर मेरी बर्थडे प्लीज आप आइएगा, मैं इसके घर पे चला गया एक गिफ्ट लेके, क्या यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है? ये मुझे पूछेगी आपको केक तभी दूंगी जब बताओ गिफ्ट महंगा लाए हो कि सस्ता लाए हो। Does it matters? Of course no, it doesn't matters, right? And that's the reason ऐसे ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते नहीं है, जैसे कि लव, अफेक्शन, केयर, लॉयल्टी, ये सारी चीजों का अकाउंट्स में कोई जगह मिलती नहीं है। नेक्स्ट वन, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऐसा अकाउंट्स के बुक में लिखा गया है। अकाउंट्स तो मनी की वैल्यू में लिख रहा है, अकाउंट्स को तो मनी टू मनी पता है। अकाउंट्स इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता, महंगाई जिसको हम बोलते हैं, हर साल भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अकाउंट्स को उनसे कुछ लेना देना होता नहीं, उसके हिसाब से पैसा कांस्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये दोनों बेसिकली सेम है। पहला, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में हमेशा हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जिस प्राइस में हमने कमोडिटी खरीदी हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं। हमें एक्चुअल मार्केट वैल्यू से कुछ भी लेना देना होता नहीं है। हमें एक्चुअल मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना होता नहीं है। हम हमेशा से हमारे ट्रांजैक्शंस को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, जो कि गलत है। फॉर एग्जांपल, 1992 में मेरे पिताजी ने सूरत में अपनी सबसे पहला फ्लैट खरीदा था 1,98,000 में। अब 2025 में भी मेरे पापा की बैलेंस शीट में वो फ्लैट वही प्राइस पे दिख रहा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू पे हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, तो ये अकाउंट्स की लिमिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट वन, अकाउंट्स बहुत बार एस्टिमेट यूज करता है, जैसे कि सबसे बड़ा एस्टिमेट यूज करते हैं हम डेप्रीसिएशन में। हम जब भी कोई एसेट खरीदते हैं, उस एसेट के भाव कम होने पे हम उसको डेप्रीशिएट करते हैं। अब कितना डेप्रीशिएट करेंगे तो ये एस्टिमेटेड होता है। जैसे कि भैया मैंने ये पेन खरीदा था 10,000 रुपए में, ओके, इस पेन को मैंने 1 साल यूज किया, मैंने बोला कि इस पेन की वैल्यू 20% कम होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, दिस इज एन एस्टिमेट। मैंने कार खरीदी, मैंने कार पे डिप्रिसिएशन लगा लिया 20% का, क्या 20% ही कम हुआ? हो सकता है ज्यादा हुआ हो सकता है कम हुआ, बट वी डोंट नो। अकाउंट्स एस्टिमेट पे बहुत डिपेंडेंट होता है। एंड द लास्ट वन, अकाउंट्स के डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंट्स हमेशा से दो स्टैंडर्ड की बातें कभी कभार करता है। अकाउंट्स कभी कभार एक ही चीज को रिकॉर्ड करने के दो चार तरीके, ये तो बेसिक्स है। जैसे मुझे भी कितनी बार बच्चे पूछते हैं, चलिए सर बताइए डेटर क्या होगा, तो भैया डेटर रियल भी होता है और भैया डेटर पर्सनल भी हो सकता है। कोई गलत बात नहीं, अगर हम डेटर को पर्सनल कहें तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे दो बातें हो जाती हैं। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है कि अकाउंट्स में कितनी सारी चीजों पे दो जजमेंट्स आ सकते हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, हर काम को करने के दो तरीके हो सकते हैं, जिसके कारण अकाउंट्स कभी कभार कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स। इसे कहा जाता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स। डन है यहाँ तक? श्योर है? चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। हमारा अगला टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ साइंस और आर्ट। आपको क्या लगता है, क्या अकाउंट साइंस है या अकाउंट्स आर्ट है? तो पहले समझते हैं। साइंस उसे कहा जाता है जो कि एक फील्ड ऑफ नॉलेज हो, तो भैया वो तो अकाउंट्स भी है। साइंस उसे कहा जाता है जिसके यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हो, तो भैया वो तो अकाउंट्स के भी है। अकाउंट्स के भी कितने सारे प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। साइंस उसे कहा जाता है जो हर पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए आपके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो उसकी एक रूल बुक होती है। तो भैया जिस तरह के साइंस में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं,
अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो अकाउंट्स भी सेम टू सेम साइंस जैसा है। अकाउंट इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, अकाउंट्स में भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अकाउंट्स में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स के भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, अकाउंट्स कैसे लिखना उसके तरीके होते हैं, कुछ प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट्स और फॉर्मूलाज होते हैं। तो यस, अकाउंट्स एक साइंस है। तो क्या अकाउंट्स आर्ट भी है? ऑफ कोर्स। समझते पहले आर्ट क्या होता है। आर्ट मींस टेक्निक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ थिंग। जब आपको इम्प्लीमेंटेशन करना आ जाए तो उसे कहा जाता है कि आपको वो आर्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलना सबको आता है। कैसे खेलना है भाई? सामने वाला बॉल डालेगा, मुझे यहां से बैट घुमा के मारना है। आता है सबको ये, बट क्या हर कोई खेल सकता है? नॉलेज सबको है कि क्रिकेट खेलना कैसे है, बट क्या आपके पास वो टेक्निक है कि अगर ऐसी बॉल आए तो ये मारो, वैसा आए तो वो मारो, कभी स्ट्रेट ड्राइव मारो, कभी ऑफ में लो, कभी कवर में लो? हमें ये सब नहीं आता क्योंकि हमारे पास टेक्निक नहीं, हम वो उस चीज में। तो अब जो बंदे लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम बोलते हैं यार क्या गजब टेक्निक है इसके पास, तो दैट इज एन आर्ट। नॉलेज होना अलग बात होती है, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना अलग बात होती है, और इंप्लीमेंटेशन जिसे कहा जाता है वो होता है आर्ट। अकाउंट्स में भी कुछ ऐसी ही बात है। आपको अकाउंट्स का नॉलेज भले ही सब कुछ क्यों ना हो, बट जब तक आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना नहीं आएगा, हम नहीं मानेंगे कि आपको अकाउंट्स आता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अकाउंट साइंस भी है और अकाउंट्स आर्ट भी है। मतलब अकाउंट्स में आपको नॉलेज भी चाहिए और साथ साथ में उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, अप्लाई करने के लिए आर्ट भी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन इट इज सेड दैट अकाउंट्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। एग्जाम में 3 मार्क में पूछ सकते हैं कि अकाउंट साइंस है या आर्ट है, कोई भी साइड मत लेना। अकाउंट साइंस भी है, अकाउंट्स आर्ट भी है। अकाउंट्स में नॉलेज है, उसका इंप्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में एक्सपेरिमेंट्स है, अकाउंट्स के अंदर रूल बुक है, कोड ऑफ कंडक्ट है। तो अकाउंट साइंस तो है, बट वो अकाउंट्स का कोई मतलब नहीं है जिस अकाउंट्स को हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते नहीं है। देयरफॉर अकाउंट्स एक आर्ट भी है। याद रहेगा। तो ये था आपका नेक्स्ट। अब एक आखिरी चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, सॉरी 2 आखिरी चीज। सबसे पहला, अकाउंट्स के क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब अकाउंट्स किन किन क्वालिटीज पे टिका हुआ है। तो सबसे पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंट्स हमेशा से रिलायबल होना चाहिए, यानी कि भरोसेमंद होना चाहिए। यानी कि आपका अकाउंट्स ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि आपके अकाउंट्स में कोई भी भरोसा कर सके। इसलिए जब हम अकाउंट्स लिखते हैं ना, हम ऐसे अकाउंट्स पे कसम खाते हैं। ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि हम अकाउंट्स पे हाथ रख के कसम खाते हैं, या हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं। अकाउंट्स की बुक में जो लिखेंगे सच लिखेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे, जिससे हमारा अकाउंट्स रिलायबल हो कि अकाउंट्स पे लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सेकेंड, अकाउंट रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट मतलब टू द करंट टाइम होना चाहिए। अगर 2 साल पुराना अकाउंट तो मेरे क्या काम का है? अगर मैं आज किसी कंपनी में स्टॉक खरीद रहा हूं, आज किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं, तो मुझे उस कंपनी की आज की डिटेल चाहिए, अभी की डिटेल चाहिए। देयरफॉर अकाउंट्स मस्ट बी रिलेवेंट, यानी कि अप टू डेट होना चाहिए अकाउंट्स हमेशा से, जिससे वो हमें करंट सिनारियो में काम आ सके। तीसरा, अकाउंट्स ऐसे लिखो जिससे अकाउंट सबको समझ में आए, यानी कि अकाउंट्स में अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। अगर अकाउंट्स एक लेमैन को, एक आम आदमी को समझ में नहीं आएगा तो काहे का अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को इस तरीके से लिखिए जिससे अकाउंट्स को समझना हमारे लिए इजी हो जाए। एंड द लास्ट वन, अकाउंट्स कंपैरिजन के लिए होना चाहिए। देखो, हम माने मत माने, लोग कहते हैं कंपैरिजन इज नॉट गुड, कंपैरिजन इज नॉट गुड, बट कंपैरिजन इज गुड। कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि आप दुनिया में कितने पीछे हो, लोग कितना आगे है। कंपैरिजन से आपको पता चलेगा आपकी कंपनी कहाँ खड़ी है और आपका नेक्स्ट बेंचमार्क क्या हो सकता है, या आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो अकाउंट्स भी ऐसे लिखो जिससे 2 कंपनीज को मैं इजीली कंपेयर कर सकूं। मतलब दोनों के अकाउंट्स को मैंने उठाया, मैं चेक कर सकूं, अच्छा इसका परचेज इतना है, इसका परचेज इतना है, ओहो इसका सेल तो बहुत ज्यादा है, इसका सेल तो बहुत कम है। तो अकाउंट्स ऐसा होना चाहिए जिससे 2 कंपनी को इजीली कंपेयर कर सके, दोनों के प्रॉफिट को, दोनों की सेल्स को, दोनों की परचेजेस को, दोनों के एसेट्स को, दोनों की लायबिलिटीज को हम इजीली कंपेयर कर सके। इसलिए अकाउंट्स में कंपेरेबिलिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज आर सम क्वालिटीज जो हमारे अकाउंट्स में होनी चाहिए। क्वालिटी नंबर 1, अकाउंट्स भरोसेमंद होना चाहिए, यानी कि रिलायबल। क्वालिटी नंबर 2, अकाउंट्स रिलेवेंट होना चाहिए। 3, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, इजीली समझ में आना चाहिए। एंड द लास्ट वन, अकाउंट्स मस्ट बी इजी टू कंपेयर, कंपेरेबिलिटी का प्रिंसिपल इसके अंदर होना चाहिए। याद रहेगा। चलिए, इसी के साथ लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वन,
यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स किन किन लोगों के काम आता है, ये लिस्ट बहुत छोटी है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें जुड़ सकती है, बट आपकी किताब के हिसाब से इतना बहुत है कि इन इन लोगों के अकाउंट्स बहुत काम आते हैं। नंबर 1 किसको काम आएगा अकाउंट्स? मैनेजमेंट को। क्या काम आएगा बताओ? मैनेजमेंट को ये पता चलेगा कि भैया कितना पैसा है ना, कितना पैसा कम पड़ गया, किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, हमारा बैंक में कितना बैलेंस है, बिजनेस बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्टॉक बराबर है या नहीं है, गोडाउन में स्टॉक है कि कहाँ है, कहाँ माल ऑन द वे है, रास्ते में है, कहाँ हमको माल भेजना है, हर चीज मैनेजमेंट को पता चलती है वाया अकाउंट्स। सेकेंड, शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि भैया हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, हमारा पैसा बराबर तो है, पैसे को कोई रिस्क तो नहीं है, बिजनेस ईमानदारी से काम तो कर रहा है। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स मतलब ऐसे लोग जो अभी मेरे शेयर होल्डर्स नहीं है, बट वो अभी मेरी कंपनी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर उनको मेरी कंपनी अच्छी लगी तो हो सकता है वो मेरी कंपनी में शेयर्स खरीद ले, तो फिर वो लोग भी हमारी कंपनी के अकाउंट्स को देखते हैं, उनको भी हमारे अकाउंट्स अच्छे लगने चाहिए। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, जो लोग हमसे पैसे मांगते हैं वो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, वो रोज आपके अकाउंट देखेंगे, भैया कंपनी कल को डूब तो नहीं जाए, इसमें पैसा लेना बाकी है मेरा, तो आपके क्रेडिटर्स आपके अकाउंट्स पे ध्यान रखते हैं। आपके एम्प्लॉयज आपके अकाउंट्स पे ध्यान रखते हैं कि उनको भी पता है कि कल को बिजनेस ने अच्छा पैसा कमाया तो बॉस से हम भी बोलेंगे भैया थोड़ा हमको भी दे दो यार, राइट। तो एवरीवन टेक केयर ऑफ योर अकाउंट। एंड द नेक्स्ट वन, टैक्स अथॉरिटीज, आपकी सारी की सारी टैक्स अथॉरिटीज भी आपकी अकाउंट्स का ध्यान रखती है, क्योंकि उनको ये कैलकुलेट करना है कि इस साल के एंड में तुम कितना टैक्स भरोगे, क्या तुमने बराबर टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, उसके लिए आपके अकाउंट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, आपके कस्टमर्स ये जानेंगे कि भैया जिस कंपनी से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्या वो कंपनी अच्छी है, क्या वो कंपनी हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है। ऐसी कंपनीज जो अच्छे काम नहीं करते उन कंपनीज को कस्टमर ज्यादा दिन तक चलने देते नहीं है। नेक्स्ट वन, फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। आज की तारीख में दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है, इंडिया पे पूरी दुनिया की नजर है, इंडिया में कब कहाँ क्या काम हो रहा है सारे फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स नजर बनाए बैठे हैं। लोगों को पता है कि इंडिया में भी सोलार की रेस लगी है, जो सारे फॉरेन वाले इंडिया में सोलार बेचने को आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में हर जगह सोलार सेल लगाने की रेस लगी पड़ी है, सरकार ने सब्सिडी दे रखी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस लगी पड़ी है, तो इसलिए सारे फॉरेनर्स अपने ब्रांड ले लेके इंडिया में आ जाते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज, ऐसी सरकारी बॉडीज जिनको बिजनेस के देख रेख करनी होती है, बिजनेस को रेगुलेट करना होता है, वो हमारे अकाउंट चेक करते हैं। प्रोफेशनल बॉडीज जो चेक करना चाहते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, जो देखते हैं भाई बराबर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की गई है कि नहीं की गई है। रिसर्च एंड एनालिस्ट, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी पे रिसर्च कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के कारण। कुछ लोग रिसर्च करें क्योंकि उनको कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कुछ लोग रिसर्च करें क्योंकि वो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, वैसे खुद की कंपनी चालू करना चाहते हैं, कुछ लोग रिसर्च करें क्योंकि वो जानना चाहते हैं कंपनी कैसे इतना पैसा कमा रही है। तो सारे रिसर्च एनालिस्ट को भी अकाउंट्स बहुत काम में आते हैं। द लास्ट एंड फाइनल, हमारे गॉड फादर सरकार, गवर्नमेंट के लिए अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अकाउंट्स के मीडियम से ही गवर्नमेंट ये देखती है कि कंपनी कहीं धोखाधड़ी तो नहीं कर रही है, कंपनी कहीं चीटिंग तो नहीं कर रही है, कंपनी कहीं लफड़े तो नहीं कर रही है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने कहा था ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, इसमें और भी चीजें आ सकती है, और भी बहुत लोग आ सकते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। हम लोग को 11th-12th में प्रोजेक्ट्स मिलते थे जहाँ पे हमें कहा जाता था किसी एक कंपनी के अकाउंट्स लेके आओ, उसके ऊपर से डिटेल में लिखो, उसके रेशियोज निकालो, उसके एनालिसिस करो। तो स्टूडेंट भी अकाउंट्स यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अकाउंट्स को डाउनलोड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसलिए ये बहुत सारे और भी लोगों को काम में आ सकता है। तो ये एक एक्सक्लूसिव लिस्ट है, इसके सॉरी इंक्लूसिव लिस्ट है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड हम कर सकते हैं, याद रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा थियरी वाला पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आप लोग फिलहाल ये फिनिश करेंगे, कम ऑन।